हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, देन यू विल कम टू नो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी तक एरे का यूज़ करते थे, इंट ए 10, कुछ इसी तरीके से हम इसे डिक्लेयर करते थे। बट जब हमने उसका फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन हमने लगाया सिर्फ 7, हमें लगा केवल 7 वैल्यू हमें चाहिए होंगी। बट जब आप ये वैल्यू देना स्टार्ट करोगे तो मेमोरी में इस एरे ए को कितनी बाइट्स एलोकेट होंगी, 10 के अकॉर्डिंगली 10 इंटू 4 यानी कि टोटल 40 बाइट्स इसको एलोकेट कर दी जाएंगी। जबकि आप यूज़ कितने का कर रहे हो कि सिर्फ 28 बाइट्स का केवल यूज़ कर रहे हो, यानी कि रेस्ट ऑफ द बाइट्स क्या हुई हमारे पास, वेस्ट हो गई यहाँ पर। तो इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मेमोरी एंड इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। इसमें हम लोग प्रोग्राम को रन करवाने से पहले या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से पहले ही एरे का साइज़ जो है, मैक्सिमम साइज़ जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो मेंशन कर देते हैं। अब उस डायमेंशन में से हम जितना चाहें उतना स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आपसे रन टाइम पर पूछा जाता है कि कितना स्पेस रिक्वायर्ड है फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज़। तो ऑब्वियसली अगर रन टाइम पे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कितना स्पेस या फिर कितनी वैल्यूज़ आप सेव करना चाहते हैं, कितनी वैल्यूज़ पर आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। कैसे की जाएगी, देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में हम लोग देख रहे हैं क्या होगा। मान लीजिए कि हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, तो प्रोग्राम में आपसे पूछा जाएगा एग्जीक्यूशन के टाइम पर कि n की वैल्यू, कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको ऑपरेट करवानी है, कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपको एंटर करवानी है। तो मे बी जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो मुझे केवल 7 वैल्यूज़ के लिए स्पेस चाहिए था। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इन केवल 7 वैल्यूज़ के लिए स्पेस एलोकेट करते हैं। तो ये क्या करेगा, केवल 7 इंटू 4 दैट इज़ 28 बाइट्स को एलोकेट कर देगा। ठीक है, आपने फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, किसी दूसरे प्रोग्राम ने जो यूज़र है उसने एग्जीक्यूट किया, तो उसने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे काम करना है। तो क्या करेगा, केवल 2 इंटू 4 यानी कि केवल 8 बाइट्स को एलोकेट करेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा वेस्टेज ऑफ मेमोरी बच जाएगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक एंड फ्री फंक्शन का। ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं। अभी हम एक एक देखेंगे इनका कैसे यूज़ होता है। एंड इसके अलावा इनकी जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है stdlib.h, दैट इज़ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मैलॉक फंक्शन की। सो दिस इज़ द यू कैन से सिंटेक्स फॉर मैलॉक फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है। दैट मीन्स हमें ये पता है कि हम जो वैल्यूज़ प्ले करने वाले हैं या फिर जिन भी वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो किस टाइप की वैल्यूज़ होंगी, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होंगी। ऑब्वियसली देखो, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, आपको पता है कि केवल एज आपको कैलकुलेट करनी, एज पे कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं आपको, तो एज वुड बी इन इंटीजर ओनली। आपको लग रहा है केवल मार्क्स पे आपको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो यू कैन टेक डबल एज वेल। आपको लग रहा है 4 नंबर्स, तो सिर्फ इंटीजर आप ले सकते हो। तो यानी कि आपको किस टाइप के डेटा के साथ प्ले करना है, किस डेटा के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो, वो चीज़ आपको इनिशियली पता होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर मैलॉक फंक्शन का यूज़ किया है। मैलॉक फंक्शन के बाद देखिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, n इंटू साइज ऑफ इंट। n की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, हम यूज़र से पूछेंगे कि एंटर द साइज ऑफ n, कि आप कितनी वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यूज़र से 4 वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, तो 4 इंटू साइज ऑफ इंट दैट इज़ 4, यानी कि मेमोरी में टोटल 16 बाइट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा टू दिस p। कैसे, देखिए ये जो मैलॉक फंक्शन होगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट मॉड्यूल में भी बताया था कि मैलॉक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वॉइड टाइप का। ये वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है। तो ये हम इसको टाइप कास्टिंग के थ्रू इंटीजर टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करेंगे और इसकी वैल्यू असाइन करेंगे p में। तो मान लीजिए जो इसका बेस एड्रेस था, वो जो स्टार्ट हुआ था, ये 100 से स्टार्ट हुआ था,
तो P में हमारे पास क्या एड्रेस आ जाएगा, 100 आ जाएगा एंड इट वुड बी पॉइंटिंग टू दिस। अब आप इस वाले स्पेस में जो भी वैल्यूज़ को सेव करवाना चाहते हैं, जो भी उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेलॉक फंक्शन का बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ, एक एरे बनाना चाहती हूँ कि जिसमें कुछ वैल्यूज़ को सेव करवाना चाहती हूँ, बट अभी मुझे नहीं पता कि इस एरे का क्या साइज़ होगा, मैं कितनी वैल्यूज़ इसमें रखती हूँ। तो इसलिए मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यहाँ पर यूज़ किया है, ताकि मुझे इनिशियली ना बताना पड़े कि साइज़ ऑफ एरे कितना होगा। ठीक है, हम अगर इसे स्टैटिकली करते तो हम कुछ इस तरीके से कुछ डायमेंशन को हम लोग लेकर चलते, बट हम ये चीज़ नहीं चाहते थे क्योंकि हमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं करना था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ किया है। तो हमने क्या किया, यूज़र से जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि रन टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि एंटर द साइज ऑफ n, मीन्स कि आपको कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, कितनी वैल्यूज़ आपको सेव करनी है। तो मेलॉक फंक्शन के थ्रू n इंटू साइज ऑफ इंट, मान लीजिए n की वैल्यू मैंने एंटर की 5, तो 5 इंटू साइज ऑफ इंट इज़ 4, दैट इज़ 20। तो टोटल 20 बाइट्स मुझे एलोकेट कर दी जाएंगी मेमोरी में, टोटल 20 बाइट्स एलोकेट कर दी जाएंगी। उसका कोई भी साइज़ नहीं होगा या फिर ब्लॉक में ये वाला स्पेस एलोकेट नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप मेलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो टोटल 20 बाइट्स का एक जो आप कह सकते हो स्पेस उठा के आपको एलोकेट कर दिया जाता है, मीन्स आपके प्रोग्राम को एलोकेट कर दिया जाता है, दैट यू कैन यूज़ फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज़। ठीक है, तो अब P में हमारे पास क्या आ चुका है, मान लीजिए ये जो एड्रेस इसका स्टार्ट हुआ है वो 100 से हुआ है, तो P में हमारे पास 100 आ चुका है। P एक इंटीजर टाइप का, P एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अब हम क्या चाहते हैं, इस स्पेस में कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर लूप के थ्रू देखिए वैल्यूज़ को स्कैन करवाया है। अब मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, m%pi, क्योंकि p अब क्या है, इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल टू द एरे। अब आप इस p ऑफ i के थ्रू इस वाले स्पेस में आप एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू 0 आएगी तो p 0 में वैल्यू जाएगी, तो 4 बाइट्स एलोकेट कर दी जाएंगी, वहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू आप दोगे वो जाकर सेव हो जाएगा। n की वैल्यू आपने 5 दी है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो p ऑफ 1 में आप जो भी वैल्यू दोगे तो वो जाकर यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो दिस इज़ p ऑफ 1 एंड दिस इज़ p ऑफ 0। तो आपने देखा कैसे हमने एरे को डायनामिकली एलोकेट की हैं वैल्यूज़, और यहाँ पर हमने जस्ट किया है इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। कंट्रोल S करती हूँ और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए एंटर साइज 3 मान लीजिए, तो 1 2 3 और वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। या तो यहाँ पर कोई भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं हुआ है। आप अगली बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप 7 10 100 जो भी आप वैल्यूज़ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी एलोकेट हो जाएगी डायनामिकली। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया P में आपके पास क्या आएगा, ये एड्रेस आएगा जहाँ से ये वाला स्पेस एलोकेट हुआ है आपको, ठीक है, उसका बेस एड्रेस आएगा। मे बी कि मेमोरी में इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर P में क्या असाइन हो जाता है, नल असाइन होता है। तो अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो मेलॉक फंक्शन नल रिटर्न करता है। तो P में कितनी वैल्यू आएगी, नल आएगी। तो ऑब्वियसली अगर P की वैल्यू नल है तो हम लोग ये वाला ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं करेंगे, हम वैल्यूज़ को असाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ़ जो P की वैल्यू है वो अगर नल है तो जस्ट हम लोग क्या करें, एक मेमोरी नॉट एलोकेटेड करके एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें, और अगर P की वैल्यू नल नहीं है यानी कि स्पेस एलोकेट हुआ है, तब हम ये वाले सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ कर रहे हैं। रन कोड किया तो एंटर साइज ऑफ n मान लीजिए 4। तो अब ये जो एंटर 0 वैल्यू आया है वो किस केस में आया होगा, क्योंकि इसको स्पेस एलोकेट हो गया है, इसलिए एल्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेलॉक फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब कैलॉक फंक्शन। जैसे मेलॉक है वैसे ही हमारे पास कैलॉक फंक्शन है, थोड़ा सा इसका सिंटेक्स डिफरेंट है एंड थोड़ा सा इसका स्टोरेज का टाइप डिफरेंट है। देखिए सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है, बाकी जब सब चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर हम लोग 2 पैरामीटर पास करते हैं। मेलॉक फंक्शन में हमने सिंगल पैरामीटर पास किया था, यहाँ पर 2 पैरामीटर्स होंगे। यहाँ पर आपने देंगे 5 इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट यू वांट टू स्टोर। तो यहाँ पर अब जो स्पेस एलोकेट होगा वो 5 ब्लॉक्स का
एलोकेट होगा विद इक्वल साइज ऑफ 4 बाइट्स, यानी कि 4 बाइट का एक ब्लॉक, 4 बाइट का एक ब्लॉक, 4 बाइट का एक ब्लॉक, 4 4, तो 4 बाइट्स के 5 ब्लॉक्स का मेमोरी स्पेस एलोकेट किया गया है। जबकि मेलॉक फंक्शन में क्या हुआ था, टोटल जो 16 बाइट्स थी वो एलोकेट की गई थी। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं था, यहाँ पे कोई भी इक्वल साइज़ की ब्लॉकिंग नहीं थी, आप यहाँ पर डेटा को किसी भी तरीके से सेव करवा सकते थे। बट कैलॉग के फंक्शन में यहाँ पर ब्लॉक वाइज डेटा एलोकेट किया जाता है। तो सेम जैसे मेलॉक फंक्शन का यूज़ था वैसे ही इसका यूज़ है। मैं आपको सेम प्रोग्राम कैलॉग फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। कैलॉग और n कॉमा अब हम यहाँ पर लगाएंगे। ओके, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर साइज ऑफ n 4 आया, तो हमारे पास यहाँ पर अब 4 बाइट्स के 4 ब्लॉक्स एलोकेट हुए होंगे। अब हम जो इसमें स्पेस, मतलब जो भी हम यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे वो अपने रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में जाकर सेव हो जाएंगे। तो हमारे पास आउटपुट आ गया। तो आउटपुट में कोई डिफरेंसेस नहीं आए, बट जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है जब आप कैलॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं।